हेलो, स्वागत है आपका ईजीएस किताबों में। तो हम आज से हम मेंस पर्सपेक्टिव से चीज़ें हम शुरू करेंगे, ठीक है। और हमारा पहला सब्जेक्ट होगा क्या? हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट होगा पॉलिटी, ठीक है। और पॉलिटी को हम लेकर चलेंगे कि हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट पॉलिटी है, तो हम इसको कैसे कैसे चलेंगे। आपको मैं एक चीज़ें बता देता हूँ, एक मिनट। तो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट होगा पॉलिटी, और पॉलिटी को हम लेकर चलेंगे। हमारा कैसे रहने वाला है? हमारा रहने वाला मेंस पर्सपेक्टिव से, ठीक है। हम मेंस की चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। चलिए हम देखते हैं। तो बेसिकली मेरा अभी सबसे पहले हम स्टार्ट करें, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, तो कॉन्स्टिट्यूशन की अवधारणा क्या होता है, तो इसके बारे में देखिए। कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, ठीक है। तो इसको आप देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बना है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन इसका कौन सबसे बना है? कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बना है। है ना, एक कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बना है, जिसका अर्थ होता है आदेश। क्या होता है? आदेश। कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का क्या होता है अर्थ? आदेश होता है, ठीक है। आदेश होता है विनियमन करना। क्या होता है? विनियमन करना। क्या होता है बच्चा? तो विनियमन करना होता है, ठीक है। तो आपसे पूछे कॉन्स्टिट्यूशन शब्द किससे बना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन शब्द जो है कॉन्स्टिट्यूशन बना है, इसका अर्थ होता है आदेश या विनियमन करना, ठीक है। ठीक है। और अच्छा, इसको बोलते हैं यह एक दस्तावेज है। क्या है? दस्तावेज है। क्या है? दस्तावेज है, ठीक है। क्या है? दस्तावेज है। और इस दस्तावेज में क्या होता है, सबसे पहले आपको याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक दस्तावेज है। किसका दस्तावेज है भैया? तो दस्तावेज है मौलिक सिद्धांतों का। क्या है? मौलिक सिद्धांतों का। ये ध्यान रखना, मौलिक सिद्धांत या मार्गदर्शक सिद्धांत कह सकते हैं। दर्शक सिद्धांत या मार्गदर्शक स्रोत कर सकते हैं। स्रोत, ठीक है। यह एक दस्तावेज है ना, जिसको क्या है, देखो हम कीवर्ड्स की बात करेंगे, बहुत ज़्यादा हम लेक्चरबाजी नहीं करेंगे, बस हम कीवर्ड्स की बात करेंगे। देखो कॉन्स्टिट्यूशन का जो है, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बना, देख लेना एक बार इसका, ठीक है। स्पेलिंग तो आदेश इसका होता है, आदेश में विनियमन करना होता है। और ये एक दस्तावेज है, और दस्तावेज क्या किसका है? मौलिक सिद्धांत, मार्गदर्शक सिद्धांत या मार्गदर्शक स्रोत भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये है हमारा, ठीक है। जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, एक माध्यम से राज्य व्यवस्था को विनियमन करते हैं। क्या करते हैं? राज्य व्यवस्था का विनियमन। क्या करते हैं? राष्ट्र व्यवस्था का विनियमन करते हैं। ये आप सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स को देखते जाएं कि कीवर्ड्स आप किसके बारे में यूज कर रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले है कि कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका अर्थ था आदेश या विनियमन, ठीक है। और ये क्या है? मौलिक सिद्धांत है, एक मौलिक दस्तावेज है, मौलिक सिद्धांत या मार्गदर्शक सिद्धांत, मार्गदर्शक स्रोत। और इसके माध्यम से क्या होता है? राज्य व्यवस्था का विनियमन होता है। क्या होता है? राज्य व्यवस्था का विनियमन होता है ना। और एक सर्वोच्च विधान है। क्या है? एक सर्वोच्च विधान है, कह सकते हैं यह एक सर्वोच्च विधान है। सर्वोच्च विधान, प्लस बाध्यकारी भी है। क्या है? बाध्यकारी भी है, ठीक है। यह एक सर्वोच्च विधान है और बाध्यकारी भी है, इतना ध्यान रखो, ठीक है। मतलब मौलिक सिद्धांत है, मार्गदर्शक सिद्धांत है और मार्गदर्शक स्रोत है, ठीक है। उसके बाद इसके माध्यम से क्या होता है कि राज्य व्यवस्था को विनियमन करते हैं। और सर्वोच्च विधान, यह एक सर्वोच्च विधान है,
यह क्या है, सर्वोच्च विधान है और बाध्यकारी है, ठीक है। ये क्या है, सर्वोच्च विधान है और बाध्यकारी है, ठीक है। इतना याद कर लेना है आपको, ठीक है। उसके बाद सर्वोच्च विधि, अच्छा इसको एक क्वेश्चन आता है कि इसको हम सर्वोच्च विधि क्यों कहते हैं। सर्वोच्च विधि जैसे हम यहाँ पे दे रखे हैं सर्वोच्च विधान, इसको हम क्यों कहते हैं, है ना, कोई इसे क्यों कहते हैं, इसको हम क्यों बोलते हैं कि सर्वोच्च विधान इसको, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी इसके ऊपर कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति और किसी प्रकार का कोई पद इसके ऊपर है नहीं, इसलिए हम इसको सर्वोच्च विधान कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को हम सर्वोच्च विधान क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो है कोई विधान नहीं है, कोई पद नहीं है, कोई कानून नहीं है, तो इसलिए हमको सर्वोच्च विधान कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए आप सबको, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि देश के भीतर, है ना, अब यार, अब देखो, अब इसको अगर हम एक टर्म्स में बोले, है ना, तो हम इसको कह सकते हैं ना कि ये सभी विधियों और नियमों का मदरलैंड है। क्या है, एक, अब कीवर्ड्स देखो, है ना, कीवर्ड्स देखो, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशन है विधियों का मदरलैंड, क्या है मदरलैंड है इसका, एक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इस सभी विधियों का एक मदरलैंड है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मदरलैंड ऑफ द ऑल लॉज, है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। तो आप इसको बस कीवर्ड्स हम खेलेंगे बहुत ज़्यादा हम, क्योंकि आपको आता है संविधान, तो हम इसको बेसिकली कुछ करेंगे नहीं, ठीक है। अच्छा, संविधान के प्रकार अब आते हैं कि संविधान कितने प्रकार के होते हैं। तो हम संविधान कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पे लिख देते हैं, संविधान 2 प्रकार के होते हैं, ऐसे नहीं। अब यहाँ पे देखते हैं संविधान के प्रकार, ठीक है। संविधान के प्रकार देखते हैं, इसको ऐसे करते हैं, प्रकार, संविधान के प्रकार, ठीक है। संविधान के 2 प्रकार होते हैं, ऐसे मतलब बेसिकली हम डिवाइड करते होते कुछ नहीं है, बस हम अपनी समझ के लिए ये करते हैं, इसको बांटते हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं, एक उसका लिखित, एक होता है अलिखित, ठीक है। लिखित होता है, एक अलिखित होता है। सबसे पहले लिखित हम लिखते हैं। अच्छा, अब आपको पता होगा, हम ये भी नहीं बात कर रहे हैं कि हमारा संविधान लिखित है ना, ये इतनी विशाल का संविधान क्यों है, ये हम बात नहीं करेंगे। हम बोलते हैं कि लिखित संविधान क्यों लिखा जाता है। आखिर हम भी ओरल बना सकते थे, ऐसा बना सकते थे ओरल, लेकिन हम बनाए नहीं। हमारा संविधान लिखित है, तो लिखित क्यों, आखिर क्या रीजन होता है लिखित हम करते हैं, ठीक है। तो लिखित संविधान की क्या क्या विशेषता होती है, तो विशेषता थोड़ा देख लेते हैं, है ना। विशेषता देखते हैं, क्या कर रहे हैं, विशेषता देखेंगे, है ना। तो विशेषता, लिखित संविधान की हम विशेषता देखते हैं। लिखित संविधान की क्या क्या विशेषता होगी, तो सबसे पहले जो है ये पूर्णतः संहिताबद्ध होता है। क्या होता है, पूर्णतः संहिताबद्ध, एकदम कीवर्ड खेलना है भैया, है ना, बहुत ज़्यादा आपको उस पर मतलब फिलोसफिकल में नहीं भागना है, ठीक है। तो ये पूर्णतः संहिताबद्ध होता है। संहिताबद्ध क्या होता है, संहिता, पूर्णतः ये संहिताबद्ध होता है। क्या होता है, लिखित संविधान एक पूर्णतः संहिताबद्ध होता है, एकदम एकदम माइंड में जो है ना संहिताबद्ध। आप इसको मतलब वो कर सकते हो, ठीक है, कीवर्ड्स की तरह यूज कर सकते हो। मौलिक सिद्धांत, मार्गदर्शक स्वरूप, है ना, राज्य व्यवस्था का विनियमन, ठीक है, सर्वोच्च विधान, बाध्यकारी, ठीक है, इस टाइप का आप आदेश, विनियमन, कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना पूर्णतः संहिताबद्ध है, ठीक है। एक सुव्यवस्थित और सुसंगठित है ना। ये क्या होता है, सुव्यवस्थित होता है, सुव्यवस्थित, ठीक है, प्लस सुसंगठित होता है, सुसंगठित, ठीक है। सुव्यवस्थित होती है, सुसंगठित होती है ना। सुसंगठित है, तार्किक, चेतनायुक्त और योजनाबद्ध होता है। तार्किक होता है, एक पूर्णतः तार्किक होता है ना, तार्किक, क्योंकि कोई भी चीज आप मतलब बिना लिखे, मतलब बिना तर्क के लिख ही नहीं सकते ना, ऐसे उल्टा कोई चीज थोड़ी लिख सकते हैं। तार्किक होता है, ठीक है। चेतनायुक्त होता है, चेतनायुक्त होता है, योजनाबद्ध होता है। चेतनायुक्त, ठीक है, प्लस योजनाबद्ध होता है, योजनाबद्ध होता है, ठीक है। क्या होता है, पूर्णता होता है, पूर्णता क्या होता है, संहिताबद्ध होता है, सुव्यवस्थित होता है, सुसंगठित होता है, तार्किक होता है, चित्तयुक्त होता है, योजनाबद्ध होता है, ठीक है। हम बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल बात नहीं करेंगे, फिर से कह रहे हैं हम बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल बात हम नहीं करेंगे, ठीक है।
चलो, नेक्स्ट होता है अपेक्षाकृत कठोर होता है ना। और तिथि स्वीकृत होता है इसमें। ये क्या होता है अपेक्षाकृत कठोर, क्योंकि हर एक चीज़ का एक प्रावधान होगा, प्रोसीजर्स होगा इसमें, और प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें चेंज करना पड़ेगा, है ना। या किसी प्रावधान को फॉलो करना ही पड़ेगा प्रोसीजर के अकॉर्डिंग। तो इस टाइप का आप देखिए, इसको कठोर बेसिकली माना जाता है, ठीक है। तो कठोर माना जा सकता है। इसमें एक निर्धारित तिथि होता है संविधान की, ठीक है। तो हाँ, और इसके लिए अगर मान लीजिए इसको फॉलो भी तो करवाना है, सिर्फ लिख देने से काम थोड़ी चलेगा, इसको फॉलो करवाना है। जब फॉलो करवाएंगे तो इसके लिए एक डेडिकेटेड संस्था होगी, उसमें होगी न्यायपालिका। तो न्यायपालिका को जो है इस संविधान या संहिताबद्ध या इस सुव्यवस्थित संगठित, ठीक है, ताकि जितना युक्त योजनाबद्ध और कठोर एक दस्तावेज को मतलब संचालित करने के लिए, पालन करवाने के लिए एक डेडिकेटेड संस्था होगी, उसका नाम बोलेंगे हम न्यायपालिका, है ना। न्यायपालिका को एक सर्वोच्च विधान होगा, न्यायपालिका पालिका को एक ऐसी शक्ति होगी, एक है ना, एक विशेष शक्ति होगी, ठीक है, इसके पालन को सुनिश्चित करने के लिए को विशेष शक्ति, ठीक है, विशेष शक्ति होती है। क्या होती है, न्यायपालिका को विशेष शक्ति होती है। क्या ध्यान रखिए, सारे कुछ है आपका जो है मतलब लिखित संविधान है। अब हम देखते हैं अलिखित संविधान, कि अगर मान लीजिए ब्रिटेन के अलिखित संविधान है तो इसका रीजन क्या है ना। अगर लिखित संविधान का मतलब क्या होता है, जैसे हम लिखित संविधान का मतलब हमें नहीं पता, ठीक है, तो हम लिखित संविधान का क्या क्या अर्थ, अगर आपसे पूछे कि लिखित संविधान का क्या क्या क्राइटेरिया हो सकता है, तो आप बता सको कि सबसे पहले संहिताबद्ध नहीं होता है ना, अलिखित संविधान, अलिखित संविधान, ठीक है, अलिखित, है ना। ये सबसे पहले जो है ना संहिताबद्ध नहीं होता है, संहिताबद्ध नहीं होता है ना। समय के अनुसार, समय के साथ इसका विकास होता है, समय के साथ इसका विकास होता है, ठीक है। समय के साथ इसका परंपराओं पर आधारित होता है, पर आधारित, परंपराओं पर आधारित होता है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे अपेक्षाकृत लचीला होता है, लचीला होता है, लचीला होता है, ठीक है, अपेक्षाकृत लचीला होता है। और संसद इसमें सर्वोच्च होता है, संसद सर्वोच्च होता है, संसद सर्वोच्च होता है, ठीक है, संसद संसद सर्वोच्च होता है। और न्यायपालिका की शक्ति सीमित होता है, न्यायपालिका की शक्ति सीमित, ठीक है। तो इसमें न्याय आप ब्रिटेन के संविधान से आप मैच करवा सकते हो कि संहिताबद्ध नहीं होता, ब्रिटेन के संविधान संहिताबद्ध नहीं है, ठीक है। इस समय के अनुसार वहाँ डेवलप हुआ, वहाँ के लोग में जो सिविक सेंस बहुत ज़्यादा है ना, तो जरूरत नहीं पड़ा हम संहिताबद्ध कर ले, तो है ना, समय के अनुसार वहाँ डेवलप हो गया, क्योंकि सिविक सेंस डेवलप हो गया समय के अनुसार। परंपराओं पर आधारित होता है, वहाँ जो कल्चर है ना, वहाँ जो सोशल कल्चर है उसमें बेस पे लोग फॉलो करते हैं, तो ह्यूमन कल्चर के लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। लचीला होता है क्योंकि जब इसमें लिखा ही नहीं है तो लचीला अपने हिसाब से चीज़ें मोड कर लेते हो, अपनी परिस्थिति के अनुसार ढल जाते हो, है ना, इस टाइप का। जैसे संसद सर्वोच्च आपको पता है कि अगर ब्रिटेन की संसद चाहे तो उसकी मतलब महिला को पुरुष और पुरुष को महिला बना सकती है, इतनी इसमें सर्वोच्चता होती है संसद की, ठीक है। उसका न्यायपालिका की शक्ति यहाँ सीमित होती है। तो इस टाइप का आप देख सकते हो कि हमने एक मतलब बेसिक चीज़ें हमने देख लिया, ठीक है। अब आते हैं कि संविधान का कार्य क्या होता है, महत्व क्या है संविधान का, है ना। अगर आपसे पूछ देता है, इनडायरेक्ट पूछ देगा या आप कभी माइक्रो डायग्राम बनाएंगे तो आपको संविधान की महत्व आप लिख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, महत्व लिख सकते हैं, है ना। तो आप सबसे पहले संविधान का महत्व लिख सकते हैं। तो संविधान, ब्लैक पेन का यूज कर लेते हैं। महत्व
कार्य, है ना, संविधान का महत्व और हम कार्य को हम देखते हैं। ठीक है, संविधान के महत्व और कार्य क्या है इसको हम देखेंगे। तो आप देखेंगे कि देश, एक मिनट ना, तो हम इसका महत्व और कार्य देखते हैं, किसका महत्व और कार्य क्या है ना। सबसे पहले आपको देखना है कि जिसका जो महत्व है ना, ये महत्व किसी भी देश की, है ना, क्या कहते हैं, भौगोल राजनीतिक व्यवस्था, पहला राजनीतिक व्यवस्था प्लस राजनीतिक व्यवस्था प्लस संप्रभुता, संप्रभुता, भौगोलिक सीमा, भौगोलिक सीमा और प्राधिकार का निर्माण, है ना। ये क्या करता है, ये राजनीतिक व्यवस्था का राजनीतिक व्यवस्था तैयार करता है, रेडी करता है, किस प्रकार हमारी राजनीतिक व्यवस्था होगी, हमारे देश की संप्रभुता मतलब जनसंख्या को डिफाइन करता है, एक भौगोलिक क्षेत्र को डिसाइड करता है ना, और प्राधिकार का निर्माण, ये किस पर किसका अधिकार होगा, है ना, इस टाइप का। दूसरी बात कि नागरिकों की व्याख्या करता है, तो उसके अधिकार को स्पष्ट करता है, नागरिकों के अधिकार की व्याख्या करता है। ठीक है, नागरिकों के अधिकार की व्याख्या करता है। ठीक है, मतलब अधिकार को स्पष्ट करता है, व्याख्या करता है, कह सकते हैं, है ना, ये आपका इसका कार्य है। नेक्स्ट हमें देखते हैं कि ये जो है देश की लक्ष्य को स्पष्ट करता है, देश की लक्ष्य, लक्ष्य, है ना, लक्ष्य राष्ट्रहित, ठीक है, राष्ट्र लक्ष्य स्पष्ट करता है। ठीक है, उसके बाद अल्पकालीन प्लस अल्पकालीन या दीर्घकालीन, दीर्घकालीन लक्ष्यों को निर्धारित करता है। ठीक है, लक्ष्य को दीर्घकालीन लक्ष्य को निर्धारित करता है। ये हमारा हो गया ये। उसके बाद इसमें आप कह सकते हैं सामाजिक आर्थिक राजनीतिक मूल्यों का स्पष्टीकरण करता है। ठीक है, सामाजिक आर्थिक मूल्यों का, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक मूल्यों का स्पष्टीकरण करता है। ठीक है, ये हो गया हमारा संविधान के कार्य, महत्व कार्य, है ना। क्या करता है, इसका कार्य क्या है संविधान का, कि राजनीतिक व्यवस्था को डिफाइन करता है। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था को डिफाइन करता है, संप्रभुता, भौगोलिक सीमा, ठीक है, प्राधिकार का निर्धारण करता है। ठीक है, नागरिकों के अधिकार की व्याख्या करता है, देश की लक्ष्य स्पष्ट करता है, जो देश का हमारा लक्ष्य क्या होगा, जिसे देश का हमारा लक्ष्य देख सकते हैं आप, डीपीएससी में देख सकते हैं, देश का लक्ष्य होगा सामाजिक कल्याण की स्थापना करना, है ना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो इस प्रकार का देश की लक्ष्य को स्पष्ट करता है ना। अन्य दीर्घकालीन और अल्पकालीन जैसे लक्ष्यों को वो निर्धारित करता है। ठीक है, उसके बाद सामाजिक आर्थिक मूल्यों का स्पष्टीकृत करता है कि सामाजिक आर्थिक मूल्य क्या है ना। तो सामाजिक आर्थिक मूल्य का मतलब होता है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक मूल्य क्या हो सकता है कि मतलब हम समाज में किस प्रकार बदलाव लेंगे, उसको हम किस प्रकार फॉलो करेंगे, है ना। तो वो भी दे रखा है ना। अब समाजवादी टर्म्स भी ऐड कर दिए गए चीज़ें। हम डीपीएससी में देखेंगे कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक मूल्य किस प्रकार स्पष्ट करता है। तो इतना चीज़ आप ध्यान रखें। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला, इसको आप ये या तो आप स्क्रीन शॉट ले लो, है ना। फिर नेक्स्ट चलेंगे, चलो ले लिया आपने इसको। चलिए अब नेक्स्ट हमें चलेंगे कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अच्छा एक चीज़ और इसमें देख लेते हैं। अच्छा, लेकिन संविधान अपनाने की भारत का रीजन क्या है, इसको हम देखते हैं। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। चलिए
तो इसमें देखते हैं थोड़ा, 1 मिनट चल रहा है ना। देखो अब यहाँ पे है कि एक है कि हम लिखित संविधान क्यों अपनाए हैं, ठीक है। हमें लिख दिया कि इजी हो जाएगा। तो लिखित संविधान हम क्यों अपनाए हैं, सोचने का बात है कि हम लिखित संविधान क्यों अपनाए। तो देखो ऐसे बहुत सारे चीज़ आप ऐड कर सकते हैं, चैट जीपीटी ढूंढ सकते हैं, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। इस पर रेडी कर लेना है अपने कुछ मैटर कि हम लिखित संविधान क्यों बनाए हैं, ठीक है। कीवर्ड्स पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखिए कि हम मध्यम मार्ग को अपना, इससे बाहर में उस समय जो है हमारे पास बहुत बड़ा चैलेंज था। एक तरफ यूएसएसआर, एक तरफ यूएसए, दोनों गुटों मतलब एक अलग अलग ग्रुप के बीच में टकराहट या कोल्ड वार की जैसी स्थिति बनी हुई थी। तो हमारे पास एक चैलेंज था कि हम किसके मान्यता को अपनाएं, है ना, किसके संविधान को अपनाएं। तो हमने एक मध्यम मार्ग अपनाते हुए मैंने संतुलित संतुलित मंच चुना, है ना। तो संतुलित मंच चुना, इसलिए उसको मैंने कोडिफाई कर दिया कि हमारे संविधान में हर चीज़ लिखा रहेगा, है ना। तो मैंने उसको कोडिफाई कर दिया। संतुलित मंच चुनते, सॉरी संतुलित मंच जो है मैंने इसको अख्तियार किया। दूसरा है कि हमारे अंदर अंदरूनी अशांति बहुत थी, जैसे कि ऊंच नीच, है ना, बहुत सारा अमीर गरीब, इस टाइप का बहुत बड़े हमारे पास खाई थी। हमारी सामाजिक खाई बहुत लंबी थी, बहुत गहरी थी, है ना। तो उस चीज़ को बांटने के लिए कि सभी धर्मों को, है ना, सभी धर्मों को धर्माई मतलब धार्मिक विविधता काफ़ी ज़्यादा था, जाति विविधता, ठीक है। आप देखोगे कि आर्थिक विविधता काफ़ी ज़्यादा था, संसाधनों का समान वितरण के रूप में नहीं था, ठीक है। जैसे इसी को करने के लिए हमने मतलब भूमि सुधार अधिनियम लाया गया, है ना। तो इस टाइप का तो अंदरूनी अशांति बहुत ज़्यादा था, ठीक है, ठीक है। अंदरूनी अशांति बहुत ज़्यादा था, ठीक है। और हमें जो है एकता और अखंडता भी इसमें बनाना था, और इसी चीज़ को हमने कोडिफाई कर दिया। अगर हम कोडिफाई नहीं करते तो कहीं ना कहीं मान्यता किसी भी चीज़ को नहीं मिलती। अगर आप कोई चीज़ बात करते हो तो जब तक आप कोडिफाई कर नहीं करते तो वैलिडेशन नहीं मिलती। तो यहाँ पर सारा कुछ कोडिफाई कर दिया गया। सामूहिक निर्णय के साथ माध्यम, मतलब उस समय जो लोग थे जो संविधान बनाना चाहते थे, उनका ये कहना था कि हम सामूहिक निर्णय से कोई डिसीजन लें कि देश को किस प्रकार डायरेक्शन देना है ना। तो जो हम सामूहिक निर्णय लेंगे तो उसको कोडिफाई तो करना पड़ेगा ना। तो बेसिकली हम कोडिफाई किया गया कि सामूहिक निर्णय के माध्यम से एक दस्तावेज तैयार करना था, है ना। दस्तावेज क्या तैयार करना था कि एक डायरेक्शन तैयार करना था देश का, और इसीलिए हमने दस्तावेज को चुना, लिखित संविधान को चुना। समान अनुपात की स्थिति में क्या कर्तव्य होगी, क्या प्रधानमंत्री कर्तव्य होगा, क्या राष्ट्रपति का कर्तव्य होगा, इस चीज़ को हमें मतलब दिखाने के लिए हमें, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, अंग्रेजी की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, अंग्रेजों की अपनी नीतियाँ थी, वो चले गए। अब हमें अपनी नीति अख्तियार करना था। तो इसीलिए हमने क्या किया, समान आपात स्थिति में कर्तव्य, है ना, कि किस स्टेक होल्डर का क्या कर्तव्य होगा। सामाजिक विभिन्नता काफ़ी ज़्यादा था। सामाजिक विभिन्नता हम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, सामाजिक विभिन्नता, है ना, इस टाइप का। अब हम आते हैं विवाद, है ना। अब बहुत सारे आप ऐड कर सकते हो, लक्ष्मीकांत में पढ़े हुए हैं, ठीक है। भौगोलिक विभिन्नता काफ़ी ज़्यादा था, इस टाइप का हम देख सकते हैं, ठीक है। उसके हम देखते हैं विवाद। विवाद क्या था भैया, तो विवाद कुछ टर्म्स को लेकर हमारा विवाद था, इसको हम खंडन करेंगे। तो सबसे पहले विवाद ये था भैया कि उधार का थैला, है ना। तो आपको पता है कि जो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अपनाया गया, अंगीकृत किया, आत्मार्पित किया गया, अंगीकृत किया गया, ठीक है, इस टाइप का। तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान हमने स्वीकृत किया, और बिना जो इस मतलब जो विवाद खड़ा करते हैं तो उनका बिना पढ़े, बिना सूक्ष्म अध्ययन किए, है ना, बिना संविधान के दार्शनिक अध्ययन या मूल विशेषताओं का अध्ययन किए हुए, है ना, वो सूक्ष्म विश्लेषण किए हुए आलोचना करते हैं, है ना। तो ये आलोचना क्या करते हैं कि हमारा संविधान है उधार का थैला है, और किसका उधार है, तो ब्रिटेन से, है ना। तो इसको हम खंडन करेंगे। देखो ब्रिटेन और भारत ने खंडन किया कि ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है, लेकिन भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। यहाँ पे खंडन हो गया कि कैसे उधार का थैला नहीं भैया। तो पहला है कि ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है और इंडिया में संविधान की सर्वोच्चता है। ब्रिटेन में राजमुकुट का शासन है, मतलब राजमुकुट का शासन मतलब वहाँ पे मतलब पीढ़ीगत पीड़ित, है ना, वो राजमुकुट का शासन रहता है सर्वोच्च। यहाँ गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब होता है जिसकी जो सर्वोच्च जो पद होता है ना, जो सर्वोच्च हेड ऑफ द स्टेट होता है, उसकी चुनाव होना, उसको हम बोलेंगे गणतंत्र, है ना। और ब्रिटेन में जो सर्वोच्च हेड ऑफ द स्टेट है, जिससे रानी है विक्टोरिया, भी पता नहीं कौन है, ठीक है। तो उनका चुनाव नहीं होता, तो इसी वहाँ राजमुकुट का आज भी शासन है, और इंडिया में गणतंत्र का शासन है ना। उसके बाद यहाँ पे हाउस ऑफ जो लॉर्ड है ना, वो सबसे कमजोर संस्था मानी जाती है।
वहाँ के हाउस ऑफ लॉर्ड सबसे कमजोर संस्था, मतलब लॉर्ड मतलब कि जो राजमुकुट है ना सबसे कमजोर संस्था मानी जाती है। जबकि यहाँ पे लगभग कुछ चीज़ों को छोड़ दिया जाए, ठीक है, कुछ चीज़ों को छोड़ दिया, दोनों संस्था लगभग शक्ति में बराबर है ना। अब देखिए दोनों हमारे संसदीय शक्ति, दोनों संसद की जो शक्ति है, कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो लगभग लगभग सेम शक्ति हमारे संविधान ने दिया है। दूसरा हम देखिए कि कौटिल्य में जो है देखा जाए पीएम और मंत्रिपरिषद जैसे शब्दों का उल्लेख है, तो हम भाई कैसे ये कह सकते हैं कि हमारा जो संविधान है उधार का थैला है। तो इसको हम खंडन करते हैं कि नहीं, हमारा संविधान उधार का थैला नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि थैला नहीं हमें आपको बता दिया। तीसरा हमें दूसरा देखना है कि मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया है। तो कैसे लिया गया, तो भैया देखो फंडामेंटल की जो उत्पत्ति, फंडामेंटल राइट्स की उत्पत्ति, जो मौलिक अधिकार की जो उत्पत्ति हुआ, ये मैग्ना कार्टा से मानी जाती है ना, मैग्ना कार्टा से मानी जाती है 1215 में। कितना, 12 और तीन डिफरेंस है 15 में, ठीक है। इस टाइप की याद कर सकते हैं। यूएसए में फंडामेंटल राइट का प्रावधान है, यूएसए में फंडामेंटल राइट का प्रावधान बेसिकली नहीं है, मूल संविधान में नहीं है, ऐसे है ना, दस्तावेजों में है, लेकिन मूल संविधान में फंडामेंटल राइट का प्रावधान नहीं है। लेकिन अब यूएसए में फंडामेंटल प्रावधान नहीं है, और यूएसए में अगर माने फंडामेंटल प्रावधान है, फंडामेंटल राइट्स का प्रावधान है, मौलिक अधिकार का प्रावधान है, तो बंधन मुक्त है, मतलब किसी प्रकार का कोई अपवाद नहीं है, अपवाद मुक्त है ना। जबकि इंडिया में अपवाद युक्त है। हमारे पास बहुत सारे अपवाद लगे हैं, जिसे आपको देखना है कितना 19(2) में है ना, 19(2) आप देखो अपवाद ही अपवाद आपको मिलेगा, ठीक है। चलो दूसरा है संरचनात्मक ढांचा, है ना, संरचनात्मक ढांचा कनाडा से लिया गया। तो भैया आपको पता है कि 1935 के जो हमारा संविधान भारतीय संविधान अधिनियम में है ना, वो ऑलरेडी संरचनात्मक का चर्चा की गई है भैया। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम कनाडा से लिए गए, है ना, मतलब कुछ प्रावधान लिए गए कि पूर्णतः आप नहीं बोल सकते कनाडा से लिया गया है, ठीक है। तो हमारा 35 के संविधान में, 35 के जो भारत शासन अधिनियम में ऑलरेडी दिया रखा है। भारतीय संघात्मक की तुलना हम अमेरिका के संघात्मक से भी करते हैं, जो वहाँ का जो संघात्मक है समरूपीय संघात्मकता है ना, वहाँ की संघात्मक जो मतलब टर्म्स उसकी यूज किया जाता है वो समरूपीय संघात्मकता। समरूपीय संघात्मकता का मतलब होता है कि वहाँ पे सभी राज्यों का समान रिप्रेजेंटेशन है ना, संघ में सभी राज्यों का समान रिप्रेजेंटेशन। इंडिया में क्या है, एकात्मक है ना, एकात्मक, भारत में एकात्मक या असमरूपीय संघात्मक है, ठीक है। ये हम आगे जाके इसको टर्म्स को हम डिफाइन करेंगे। उसके बाद हम बोलते हैं कि आपातकालीन उपबंध जर्मनी से लिया गया। तो बताइए 1935 में भी हमारा आपातकाल का उपबंध दे रखा है। और दूसरी बात इसमें कहता है कि संविधान हमें जो लिया है वो हमने उसको संविधान जो संसद की स्वीकृति से जोड़कर लोकतांत्रिक बनाया उसने। ऐसे में डायरेक्ट हम आपातकाल को यूज नहीं करते, जबकि जर्मनी में डायरेक्ट आपातकाल का यूज किया जाता है। जबकि यहाँ पे लोग, जब तक हमारा संसद स्वीकृति नहीं देता हम आपातकाल नहीं लगा सकते। जब तक हमारा संसद स्वीकृति नहीं देता है हम आपातकाल नहीं लगा सकते। जबकि ब्रिटेन जर्मनी में ऐसा नहीं है, वहाँ के जो पीएम है ना, वो आपातकाल डायरेक्ट लगा सकते हैं। अब बोले गणराज्य शब्द फ्रांस से लिए, तो आपको पता है कि इंडिया में वैशाली को विश्व का सबसे पुराना गणराज्य माना जाता है, गणराज्य राज्य माना जाता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमने फ्रांस से लिया। ये हमारा विवाद है, इसको आप देख लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।